नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज गोयल है गेट माई यूनिवर्सिटी से। सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिलीपींस में एडमिशन लिया था 2019, 2020 और 2021, जो कहीं ना कहीं 18 नवंबर 2021 की नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइन से इफेक्ट हुए थे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 21 अप्रैल 2022 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 21 अप्रैल वो दिन है जिस दिन दिल्ली हाई कोर्ट में मल्टीपल पिटीशंस जो फाइल की गई हैं उन सब की कंबाइंड हियरिंग है अंडर अ वेरी सीनियर बेंच। स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन था, काफ़ी क्यूरियोसिटी है और उसी क्यूरियोसिटी के मद्देनज़र हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज़ हैं, काफ़ी बच्चों के फ़ोन आते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर क्या होगा, किन ग्राउंड्स पे हम जाएंगे, क्या हमारा ग्राउंड स्ट्रांग है नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनज़र एज टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हम बिलीव करते हैं कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आर द मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस होल जर्नी, और अगर आप इन्फॉर्म्ड होंगे तो आप मिसगाइड नहीं होंगे, अगर आप इन्फॉर्म होंगे तो आप नेगेटिव और फॉल्स अजम्पशंस पे नहीं रहेंगे और आप एक प्रैक्टिकल और फैक्ट बेस्ड अप्रोच में आगे बढ़ेंगे। तो इसी डायरेक्शन में मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। एक एक फैक्ट्स बहुत क्रिटिकल फैक्ट है एंड आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। सो दोस्तों, ये अभी रेट पिटीशंस हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किए गए हैं, जो चल रहे हैं करेंटली। सबसे पहली पिटीशन आई थी जो गैजेट के अगेंस्ट आई थी, बोगप लिखिता के द्वारा। उसके बाद केरला के अंदर पेरेंट्स ने अपील फाइल की थी और उसके बाद रिट्रोस्पेक्शन वाले जो एस्पेक्ट हैं, जो मार्च में एनएमसी का जो एडवाइजरी आया था दैट बीएस विल नॉट बी इंक्लूडेड, उसके बाद ये वाली फाइल हुई थी। ये तीनों केसेस की कंबाइन हियरिंग होगी 21 अप्रैल 2022 को। मीनवाइल कुछ बच्चों के द्वारा से अराउंड 100+ स्टूडेंट्स के द्वारा एक और पिटीशन फाइल की गई है, उसकी भी जो हियरिंग है वो 21 अप्रैल को ही होगी। सो सारी पिटीशंस कंबाइन हियरिंग 21 अप्रैल को होने जा रही हैं और आइए अब देखते हैं उसमें किस तरह से चीज़ें मूव ऑन करने जा रही हैं। सो दोस्तों, लास्ट जो हियरिंग हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में विच वॉज 16 मार्च 2022, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया था वो था कि अ काउंटर एफिडेविट to be filed within a period of 3 weeks, rejoinder affidavit if any be filed before the next hearing, case listed 21st of April. The petitioner should place on record the documents to show the enlistment of the foreign institutions concerned in the schedule to the Indian Medical Council Act 1956 along with the rejoinder. Justice Naveen Chawla. So दोस्तों, इसमें पॉइंट आया था कि जो मैं आपको समझाऊंगा सारे शेड्यूल्स बहुत सिस्टमैटिकली समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाए इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। देखिए, शेड्यूल्स जो हैं वो नेशनल मेडिकल जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 जब बनाया गया था उसके अंदर शेड्यूल्स बनाए गए थे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। जिन शेड्यूल्स के अंदर फॉरेन मेडिकल स्कूल्स की, फॉरेन मेडिकल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन को बताया गया था। सो आइए मैं आपको पहले शेड्यूल पे लेके चलता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। सो अगर हम नेशनल मेडिकल कमीशन की साइट पे जाते हैं, यहाँ पे आप अर्स्टवाइल मेडिकल एक्ट में जाइए और यहाँ पे सेकेंड शेड्यूल देखेंगे हम पहले, सेकेंड शेड्यूल ऑफ एनएमसी एक्ट। ये जो शेड्यूल है ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे और इस शेड्यूल को इसके अंदर क्या दिया गया है, देखिए कंट्री दी गई है, यूनिवर्सिटीज दी गई हैं और कौन से प्रोग्राम्स हैं जो वहां पे पढ़ाए जाते हैं और जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे। इंडियन स्टूडेंट्स इन्हीं किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं। ये बेसिक लेवल के प्रोग्राम थे जो डिफाइन किए गए थे और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन प्रोग्राम्स को मेंटेन करता था। सो आइए, अगर शेड्यूल ये 2 हमने देखा, इसके बाद एक और आता है विच इज शेड्यूल 3, क्योंकि शेड्यूल 3 का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए शेड्यूल 3 भी एक्सप्लेन कर देते हैं हम। शेड्यूल 3 के 2 पार्ट थे। पार्ट 1 के अंदर इंडियन कुछ कॉलेजेस और उनकी डिग्रीज को यहाँ पे बताया गया था, किस तरह की डिग्रीज और प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे लेके चलते हैं बच्चों के लिए। और सिमिलरली पार्ट 2 जो था, ये है पार्ट 2, रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया
नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल, बाद में लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर देखिए एमडी बर्लिन, एमडी पेरिस, एमडी टोरंटो, एमडी जिनेवा, एमबीबीएस कराची, ये मेडिकल क्वालिफिकेशंस हैं जो एक्सेप्ट की गई थी। एमडी इन मिलान इटली। सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो फिलीपींस का एमडी मनीला फिलीपींस, तो ये मेडिकल क्वालिफिकेशन है जो ऑलरेडी 1956 के अंदर क्लियरली डिफाइन की गई थी कि एजुकेशन हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। आइए अब वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, जब एनएमसी, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि सारी की सारी कंटेंशन इसी पॉइंट पे है जहां हम पावर्स डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब नेशनल मेडिकल कमीशन की फॉर्मुलेशन हुई थी 2019 में, तो जो गैजेट था विच वॉज डेटेड 8 अगस्त 2019, उसके अंदर पूरा डिफाइन किया गया था कि एनएमसी के क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स होंगे। इसी के अंदर क्लॉज 30 सेक्शन 36 है। सेक्शन 36 को अगर हम जाएंगे तो उसके अंदर पॉइंट 4 है। सेक्शन 36(4) क्या कवर करता है? इट कवर्स द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन एंड इट रीड्स एज फॉलोज। एक एक वर्ड में पढ़ता हूं। ऑल मेडिकल क्वालिफिकेशन विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट मीन्स 2019 से पहले, एनएमसी आने से पहले, गैजेट आने से पहले जो भी मेडिकल क्वालिफिकेशन बनाई गई थी, इंक्लूडेड इन शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2, सेकेंड शेड्यूल एंड पार्ट 2 ऑफ थर्ड शेड्यूल। मैंने आपको दिखाया था थर्ड शेड्यूल का पार्ट 2 जिसमें क्वालिफिकेशन फिलीपींस की भी एमडी दिखाई गई थी। टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट शैल ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन, मतलब उनको रिकॉग्नाइज माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड शैल बी लिस्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, in a manner as may be specified by the regulation। सेक्शन 34 बिल्कुल क्लियर कहता है विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड, जो भी शेड्यूल में कॉलेजेस दिए गए हैं, जो भी क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, देखिए ये था हमारा थर्ड शेड्यूल, और थर्ड शेड्यूल में ये जो मैंने आपको दिखाया था पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल एक्ट, जिसमें एमडी मनीला और कुछ कॉलेजेस के भी नाम दिए गए थे इसके अंदर, उनको मेंटेन करना नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इसमें चेंज नहीं कर सकते। सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे एनएमसी ने जब ये कॉलेजेस की लिस्ट, जो एमसीआई थी ना, वो एक लिस्ट देती थी आपको, और ये कुछ ऐसी लिस्ट होती थी जिसमें सारे कॉलेजेस के, सारी कंट्रीज के कॉलेजेस डिफाइन होते थे। ये एनएमसी ने आने के बाद ये लिस्ट हटा दिया और वो कहीं ना कहीं शेड्यूल से भी बाहर हो गए एक तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, जब ये लिस्ट आती थी, ये जो लिस्ट थी इसको अप्रूव कौन करता था? जो रेस्पेक्टिव एम्बेसीज होती थी रेस्पेक्टिव कंट्रीज की, वो बताती कि ये कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे इस कंट्री में अप्रूव्ड हैं। अप्रूव्ड है मतलब अगर कोई भी बच्चा इन यूनिवर्सिटीज की क्वालिफिकेशन अचीव करता है तो वो लोकल बच्चा भी वहाँ पे एलिजिबल है प्रैक्टिस करने के लिए। सिमिलरली एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, अगर कोई फॉरेन कंट्री में कोई लोकल बच्चा अगर एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, तो दैट मेक्स इट एप्लीकेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर उस देश में वो डिग्री मान्यता प्राप्त है तो इंडियन स्टूडेंट्स को भी वो डिग्री मान्यता प्राप्त मिलती है। इट इज इन्फॉर्म दैट एज पर द क्लॉज 4(1) ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, एनी प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन विच इज कंफर्म बाय इंडियन एम्बेसी कंसर्न टू बी रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द कंट्री इन विच द इंस्टीट्यूशन अवॉर्डेड सच क्वालिफिकेशन इज सिचुएटेड, मतलब जो क्वालिफिकेशन दे रहा है वो कॉलेज जो इस देश में है, कैन बी कंसिडर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन बाय द एमसीआई फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एंटाइटल अ कैंडिडेट टू अपीयर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ग्रांट परमानेंट रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बाय कंसर्न स्टेट मेडिकल कमीशन काउंसिल। Therefore, the candidate concerned are hereby advised to confirm the status and university from Indian embassy इन डिफरेंट कंट्रीज। इंडियन एम्बेसी जो डिफरेंट कंट्रीज के थे वो इसको वैट करते थे, वैलिडेट करते थे, और ये लिस्ट यहाँ पे अप्रूव होती थी। अब हम इसको एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 जो 1956 एक्ट के अंदर थे, जिनके अंदर क्वालिफिकेशन स्टेट की गई थी, क्वालिफिकेशन के साथ थर्ड शेड्यूल पार्ट 2 में कुछ कॉलेजेस के नाम भी दिए गए थे। उसी शेड्यूल को मेंटेन करता था एमसीआई, और उस मेंटेनेंस के लिए जो इंडियन एम्बेसीज थी वो उसको असिस्ट करता था
इन डिसाइडिंग विच आर द राइट कॉलेजेस। सो दोस्तों ये पॉइंट है जो बहुत क्रिटिकल है और इसी पे सारा पॉइंट है कि एनएमसी की पावर्स नहीं है। एनएमसी ने किस बेसिस पे, जब उसके एक्ट के अंदर, पेरेंट एक्ट के अंदर लिखा है कि आपको मेंटेन करना है, आपने उस शेड्यूल को और उन कॉलेजेस की लिस्ट को डिलिस्ट कर दिया। और इन्हीं कॉलेजेस की लिस्ट को देख के बच्चे बाहर गए थे, बच्चों ने इन ड्यूरेशन और इन लिस्ट को फॉलो किया है। तो जो आप ही की लिस्ट है, आप ही का शेड्यूल है, 1956 आपका है, शेड्यूल्स आपके हैं, तो अब आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों एक तो और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके सामने हम लाना चाहते हैं। तो देखिए ये एक एमसीआई का लेटर है, एप्लीकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एक बच्चे को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आफ्टर स्क्रूटनी it has been noted that you have not submitted the following document, so you are required to submit it for eligibility. Degree of BS mark sheet, CHED letter, MD admission letter. शायद इससे क्लियर कोई लेटर मिल नहीं सकता जहां की एमसीआई खुद कह रही है कि हमें बीएस की डिग्री चाहिए। अगर बीएस आपकी प्रोग्राम का कंपोनेंट ही नहीं है तो आप बीएस की डिग्री नहीं मांगते, आप मांग रहे हैं। सो दिस मीन्स दिस इज अनदर प्रूफ बहुत सारे हैं सबके पास। दिस इज वेरी क्लियर प्रूफ कि एमसीआई इसको रिकॉग्नाइज करता था और एनएमसी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा विदाउट एनी क्लियर एविडेंस। साथ में एक आरटीआई कॉपी भी इसके अंदर रखी गई है। आरटीआई में लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जहां एक स्टूडेंट ने क्लियर कट बोला है, पेरेंट ने बोला है कि मेरे बच्चे ने 60% फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अचीव किया है एंड शी वांट टू गो फॉर बीएस साइकोलॉजी फ्रॉम फिलीपींस। और ये कब लिखा है उन्होंने? 2019 में फाइल किया था और उन्होंने ये भी लिखा था कि एमडी 2021 में शुरू होगा, क्या वो एलिजिबल होगी? और इसके अंदर एमसीआई ने बहुत क्लियर जवाब दिया था आरटीआई में। द क्वेरीज यहां से हम पढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजन मेड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट 2002, इंडियन सिटीजन इंटेंडेड टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल कोर्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज मैंडेटरी टू रिक्वायर क्वालिफाई नीट। देयरफॉर इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाई नीट इन 2020, जो वो करेगी, and take admission in MD program in 21, in such case he will be eligible as per the prevailing regulation। तो जब ये आरटीआई की कॉपी आपकी बोल रही है कि जिस बच्चे ने 2019 में आरटीआई डाली थी कि 2021 में वो जाएगा और 2020 में नीट लिखेगा और उसको आपने अप्रूव किया था आरटीआई में, उसने क्लियरली आपकी आरटीआई को बेस बना के आगे प्रोसेस किया अपने आप को। सो अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट जो उनको जस्टिफाई। देखिए मैं आपको इंटरनली बताता हूं, एमसीआई के पास जवाब नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। वो इस पूरी सिचुएशन को ना बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आगे लास्ट में आपको कुछ पॉइंट टच करूंगा किस तरह की वो कोशिशें चल रही हैं, लेकिन एमसीआई के पास, एनएमसी के पास सॉरी, बिल्कुल कट थ्रोट, दे आर इनसर्कल्ड और वो अपने एक भी दावे को प्रूव नहीं कर सकते। दोस्तों दूसरा पॉइंट जहां बात आती है लाइसेंसिंग की, ये शायद मैंने अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन में भी कवर किया था, बट एक और इंटरेस्टिंग है पॉइंट है क्योंकि हमने अपने रिजॉइंडर में डाला गया है कि भाई आप लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं, आइए दो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्हीं के लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। आपने बोला था कि लाइसेंसिंग होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए एट पार विद द लोकल सिटीजंस, राइट? बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल क्या कहती है? ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड डॉक्यूमेंट है जो आज तक कहीं अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे बट दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट जो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। रिगार्डिंग योर क्वेरी वी hereby मेक इट क्लियर दैट फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट डू इंटर्नशिप इन बांग्लादेश as per MBBS education which is of 6 years. After completion of internship we issue license to the native Bangladeshi, जो बांग्लादेशी हैं उनको लाइसेंस देते हैं, और फॉरेनर्स जो अप्लाई करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड टू फॉरेनर्स हु अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, बट फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन बांग्लादेश and it is written in the licensing certificate. For various reasons in the current law of council that foreign medical graduates will not get practice license in Bangladesh. Hope you will understand. So point क्या है भाई, हम अलाउ तो करते हैं पेपर में बैठने के लिए, है ना, और लेकिन हम लाइसेंस नहीं ग्रांट करते, है ना। सो दैट मीन्स वो बच्चा एट पार होता ही नहीं है इंडियन सिटीजन्स के। दैट मीन्स आपका जो क्लॉज 4 आई थिंक 5th पॉइंट जो था वो बांग्लादेश ने डिस्क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली नेपाल पे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन रेज किया गया कि भाई नेपाल में हम व्हाट इज I wish to know if a foreign national who completed MBBS in Nepal is he eligible to register or get license? जवाब देखिए, dear,
फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू सिट इन द लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ नेपाल मेडिकल काउंसिल। यहां तो इन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठने ही नहीं देते जो बच्चा हमारे यहां से, बाहर का बच्चा से, इंडियन बच्चा नेपाल से पढ़ाई किया है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन उनके लिए है जो किसी अपनी कंट्री में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और वो यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पढ़ाई नेपाल से की है तो वो आपको लाइसेंस नहीं देंगे। दैट मीन्स भाई जब आप ही के पड़ोसी दो देश आप ही को मना कर रहे हैं कि भाई हम तो अलाउ नहीं करते, तो शायद आपने जब ये बनाया था तो ध्यान नहीं दिया था या आपने उनको डिस्कस करने की जहमत नहीं उठाई थी। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ प्रूफ जो रिबटल होगा और जो वेरी डिफिकल्ट टू आंसर होगा। देखिए एनएमसी ने जब ये 25 मार्च को जब ये सर्कुलर जारी किया था जिसमें बीएस एमडी को अलग अलग बताया था, उसमें पॉइंट 4 के अंदर उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था दैट द रेगुलेशंस वर नॉट मेड डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर कंट्री बट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल एफएमजीज विद सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स। तो ये उन्होंने पॉइंट बोला कि भाई जो भी हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है ये एक कंट्री के लिए नहीं है, ये सब पे एप्लीकेबल है, वेदर इट इज यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। क्लियर है, इसके अंदर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात हो गई। पब्लिक नोटिस टॉक्स ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल एफएमजी, इट मींस ऑल कंट्रीज। दिस इज अगेंस्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस अब्रॉड, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं दुनिया के, जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं बीइंग यूएस, यूके, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस सारे एजुकेशन सिस्टम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे एक तरह से क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं। Regulation in 2021 discredit the best of medical education offered by top universities, that is दुनिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल, उनको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब देखिए इसका एनेक्चर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्चर है दोस्तों। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स आप भी जा सकते हैं WDOMS, वहां पे आप जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, इट्स इज अ यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, 1893 की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे जो मेडिकल है ना दोस्तों ये 4 साल का है, जो हम कहते हैं ना अमेरिकन एजुकेशन फॉलो करते हैं जिस पे लोग अलग अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, एंट्रेंस ये देखिए ये दिया है इन्होंने 4 ईयर्स, ठीक है। दूसरा आई थिंक मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल नंबर 1 मेडिकल स्कूल ऑफ द वर्ल्ड, क्वालिफिकेशन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, established in 1974, 4 years of curriculum duration, जो आपका एमडी प्रोग्राम, ये है आपका दूसरा प्रोग्राम, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एमडी प्रोग्राम, मेडिसिन प्रोग्राम, है ना, 4 साल का। एडमिशन फॉलो कंप्लीशन ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आप यूजी बीएस करके या बीएससी करके या अंडर ग्रेजुएट करके ही आप 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अब भाई एनएमसी जवाब दे दीजिए, इस पे भी जवाब दे दीजिए कि भाई दुनिया के जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं शायद उनको आपसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे आप बोल पाएंगे कि इन पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। तो आई थिंक अभी जर्नी टफ होने जा रही है और क्रिटिकल होने जा रही है। शायद ये जो डिसीजन उन्होंने लिया होगा ना, आई थिंक होपफुली बहुत जल्दी रियलाइजेशन भी होगा कि कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन हो गया है। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, होपफुली आप लोगों ने अब तक इसको गो थ्रू कर भी लिया होगा, बट दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द रिजॉइंडर दैट अवर लॉयर, स्टूडेंट्स लॉयर हैव सेंट टू नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन 31 मार्च को जो सर्कुलर जारी करती है उसमें कहती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन फॉर यूजी कोर्सेज इन इंडिया। तो एक करिकुलम बता रहे हैं कि नया करिकुलम जो है वो किस टाइमलाइंस के हिसाब से चलेगा और क्या क्या सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे उसके अंदर। अब देखिए पॉइंट 2 क्या कहता है, आफ्टर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इट हैज बीन डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑफ चेयरमैन टू इंप्लीमेंट न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फॉर यूजी कोर्स करिकुलम फ्रॉम द करेंट बैच ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट 21-22 एडमिटेड इन फरवरी। मतलब इस बैच से जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं 21-22 से, तो 22-23, 24-25 फ्रॉम, दिस इज नॉट फॉर, दिस इज फ्रॉम, आगे तक। तो आप देखिए भाई अब यहाँ पे इन्होंने अपना करिकुलम साइंड बाय डॉक्टर अरुणा वानिकर प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखिए आप भाई ये इन्होंने दिया है कि 2019 में 2019 में हम कितना ड्यूरेशन फॉलो करते थे, एंड दिस इज मंथ अवेलेबल टीचिंग प्लस एग्जाम इन 2022 में जो अभी फरवरी में इन्होंने शुरू किया है। सो 11.5 प्लस 12 प्लस 9.5 प्लस 1 प्लस 13, क्योंकि इसके बाद तो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप तो आपको यहाँ पे भी करनी है, तो टोटल ड्यूरेशन आपकी आती है यहाँ पे 47 मंथ्स की। सो दोस्तों आप
इंडिया में बता रहे हैं कॉलेज को भाई 47 पढ़ो, है ना, फ्रॉम फिलीपींस में जो ड्यूरेशन है 4 इयर्स की, 48 महीने की, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन कहाँ से आया, बट आई थिंक ये बहुत बड़ी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसपे अगेन एनएमसी को जवाब देना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक हाइपोक्रेसी है, जो क्लियर कट हाइपोक्रेसी यहाँ पे शो होती है, और ये शो होता है कि भाई ज़बरदस्ती आप चाह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके इसको हम करें, बट आपने उसके पीछे रैशनल नहीं बनाया, लॉजिक्स नहीं दिए, और अब ये सारे ही सवाल आप ही के पीछे वापस आ रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें 2 केस हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। एक है सर लिखिता, जो गैजेट के अगेंस्ट फाइल किया गया था। लिखिता वाले केस के अंदर एनएमसी ने अपना रिप्लाई फाइल किया था अराउंड 400 पेजेस का। डेफिनेटली उस रिप्लाई में उस पॉइंट का जवाब नहीं था जो हमने पूछा था कि भाई आपको पावर्स का है। उन्होंने रिप्लाई बहुत बड़ा दिया था, लेकिन कहीं भी उसमें उस पॉइंट को एड्रेस ही नहीं किया था। तो ये वाली जो हियरिंग है ये 21 अप्रैल को है, ठीक है। तो दूसरा वाला केस था हर्षवर्धन वाला, इस पे उन्होंने अभी तक रिप्लाई भी फाइल नहीं किया है, जबकि ऑलरेडी ये 16 तारीख को डिस्कस हुआ था। इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 1 मंथ, बट अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया। एंड एज फार एज लीगल ओपिनियन इज कंसर्न, लॉयर का बिल्कुल कहना है कि ये रिप्लाई बिल्कुल लास्ट मिनट पे फाइल करेंगे। लास्ट मिनट मतलब 1 दिन पहले फाइल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस अजम्पशन में कि सामने वाले लॉयर को टाइम नहीं मिलेगा और हमें शायद एक डेट और मिल जाए थोड़ी आगे की। तो दोस्तों ये मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये देखिए 1 महीना हो गया और रिट्रोस्पेक्शन वाली एप्लीकेशन पे इन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं फाइल किया, एंड दिस इज डेलिबरेट अटेम्प्ट नॉट टू फाइल अ रिप्लाई। तो इसके लिए भी लॉयर ने पूरी तैयारी की है। अवर लॉयर, स्टूडेंट्स लॉयर इज वेरी वेल वर्स्ड, ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो ही नो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस एनएमसी और अदर पीपल कैन फॉलो। दे ऑल्सो फील एनएमसी इज इन अ सिचुएशन जहां उनके लिए क्लियर जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर एस्केप मैकेनिज्म्स, राइट। सो दोस्तों ये है जो अभी करंट सिचुएशन है, जो मैंने कहा एक बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना। 21 को पूरी लीगल टीम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम, पूरी कोशिश कर रही है हर तरीके से गैप्स को प्लग इन करे, हर तरीके से जो जो पॉइंट्स आ सकते हैं, जो जो जवाब वो कर सकते हैं, जो जो प्रैक्टिस वो कर सकते हैं, उनको प्री इन एडवांस वो लेके चलें। रिट पिटीशन का जो रिजॉइंडर है बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प फाइल किया गया है, जिससे एनएमसी को ऐसा कहने का मौका ना मिले कि इतनी बड़ी पिटीशन का इतना बड़ा रिप्लाई है तो हमें टाइम चाहिए। नहीं, बहुत क्रिस्प, बहुत सिंपल रिप्लाई दिया है, जिससे कि चीज़ों को वहीं पे कोशिश करके क्लोज किया जाए। सो दोस्तों देखिए कोशिश बहुत बेहतरीन हो रही है, हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, और जो वकील लोग हैं ना, मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, इतने पैशनेटली इस केस को ले रहे हैं। जैसे उनका होता है ना, कुछ केस होते हैं फॉर्मल कम एंड गो वाले केस होते हैं, लेकिन लिटरली आई हैव सीन द लॉयर, जितना हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमारी टीम का हुआ, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हुआ, वो इतना पैशनेटली इसको ले रहे हैं। और आई डेफिनेटली फील वो जो पैशन है वो कहीं ना कहीं निकल के ज़रूर आएगा, और सूनर और लेटर, सूनर ही बात करते हैं, लेटर की तो बात ही नहीं है, हम लोगों को इसमें बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी और बहुत जल्दी इसमें जस्टिस मिलेगा। सो दोस्तों इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को अभी विराम देता हूँ। आई थिंक वी ऑल शुड रिमेन पॉजिटिव। हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है, एंड आई एम श्योर जस्ट थोड़ी सी बात रह गई है। ये हमारे एक पेशेंस की, हमारी स्ट्रेंथ की, और हमारी यूनिटी और हमारी टुगेदरनेस की एक परीक्षा है, और बस हमें इसको गो थ्रू करना चाहिए। वैसे भी हमें पता है हम डॉक्टर बनने वाले हैं, तो मेंटली वी आर ऑल स्ट्रांग, राइट। तो देखते हैं 21 ऑफ अप्रैल इज अ वेरी क्रिटिकल डे, एंड लेट्स विश जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमने तैयारी की है, वो कंफर्ट हो और हमें इसमें रिलीफ मिले, इंटरिम रिलीफ मिले, और बच्चे मेंटली एट ईज आए, और कहीं ना कहीं जो सारा एफर्ट है पूरे इकोसिस्टम का, उसको एक सफलता प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग अ पेशेंस ऑडियंस। कोई भी आपके सवाल हो, प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी डे टू डे केस के अपडेट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, एंड कोई आपका सवाल हो तो इंडिविजुअल भी आप हमारी टीम को हमें डायरेक्ट DM करके या टेलीग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।